जय हिंद दोस्तों। मैं अमित शास्त्री आपके बीच में लेकर के आ गया हूं 150 प्रश्नों का महाअभ्यास, जिसमें हम आपके सिलेबस के अनुसार 30-30 नंबर के जो 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, बाल विकास, पर्यावरण, गणित, हिंदी, संस्कृत, सभी को लेकर के बिल्कुल आ गए हैं। और दोस्तों, आप ऐसे ही वीडियो यदि चाहते हो, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पहले भी बहुत से वीडियो अपलोड हो चुके हैं और निरंतर हम ऐसे 150 प्रश्नों का महाअभ्यास लेकर के आते हैं। जैसा आपका मॉडल पेपर है, आप समझ लें बिल्कुल इसी तरह का आपका पेपर आने वाला है। जैसे हम प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे की वीडियो आप तक मिले, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, हमारे टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। पूरी निःशुल्क आपके लिए यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स खोल लें और आपको भी हमारे बताने से पहले उत्तर बताते जाना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो में। मन का मानचित्र संबंधित है। मन का मानचित्र किससे संबंधित है? ए, बी, सी या डी? जल्दी से कमेंट कर दें दोस्तों, समय को बचाना है और पूरी आपकी तैयारी करानी है। तो मन का मानचित्र मतलब मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान करना, खोज करना, यही क्या है? मन का मानचित्र। कई बार पूछा गया है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? चूंकि अपन प्राथमिक शिक्षक की परीक्षा कर रहे हैं, प्राइमरी टीचर टेट की, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन प्राइमरी में आते हैं। तो आप बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? 42वें का उत्तर यहाँ पर आपको बता दें, हमारे इसके अनुसार 42वां है, बाकी इस वीडियो का दूसरा है, अलग से हमने ये प्रश्न ढूंढे हैं। तो आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा पठन गति और प्रभाव में कठिनाई। क्या छोटे शिक्षार्थियों के लिए ये क्या नहीं है? पठन में कठिनाई का, तो पठन गति और प्रभाव में कठिनाई, ये चीज़ मतलब उनके लिए कठिनाई नहीं है पढ़ाई में, बाकी सब हैं। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। सॉरी, मैं उत्तर ये आपको दिख गया है, जल्दी से फिर भी आप ABCD कमेंट कर दें। तो कैसे देखा जाना चाहिए? तो विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, ठीक है, बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। ये प्रश्न आप भली अभी याद ना कर पाए, सुनते रहेंगे ना निरंतर, तो एक अभ्यास हो जाएगा, एक मन में बैठ जाएगा कि क्या है बाल मनोविज्ञान। क्योंकि रटने की चीज नहीं, समझने की चीज है बाल मनोविज्ञान, याद रखिएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं आपके प्राइमरी टीचर प्राथमिक भर्ती में। तो एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए मतलब उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए कि हमारे जो विद्यार्थी, उनकी समस्या का हल कैसे होगा। यही ये शिक्षक को समृद्ध होना चाहिए, इसका मतलब। चलिए 45वीं का जल्दी कमेंट में उत्तर बताएं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? जल्दी से बता दें, क्या हो जाएगा? कौन सबसे पहले उत्तर देता है? कई मित्र तो इतने अच्छे कमेंट करते हैं, उनकी तैयारी देख करके लगता है कि बहुत बढ़िया, और आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं हमारे 150 प्रश्नों के महाअभ्यास को कि ऐसा लग रहा है कि कम से कम 20 टेस्ट ले आएँ और आपकी अच्छी परफेक्ट तैयारी करा दें। उसके लिए आपको हमारे चैनल से बस जुड़ना बस है, बेल आइकन को दबाना है और पिछले वीडियो को प्लेलिस्ट में देख लेना है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट, हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं कि विकास की दर एक दूसरे से भिन्न होती है। किसी का विकास कैसे ही होता है, किसी का कैसे ही। आगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सतत मतलब होता है निरंतर और व्यापक मतलब होता है शैक्षिक सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। याद रखिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा इस बात को। आगे, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? क्यों करते हैं मूल्यांकन? तो आपको बता दें कि मूल्यांकन का जो उद्देश्य वह है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई को पुष्टिकरण प्रदान करना, कि भैया कहाँ तक हमने शिक्षा जो है किस सीमा तक तैयार कर पाई, कितनी अभी इसकी तैयारी बालक की हुई है, इसलिए मूल्यांकन होता है। अगला बहुत महत्वपूर्ण आ गया, वेरी वेरी IMP, जिसको हम महत्वपूर्ण कह दें मतलब वो तो बिल्कुल तुरंत रट जाना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। विद्यार्थी की रुचि को बनाना है तो सबसे, इन जो 4 हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगा प्रश्न पूछना। आप प्रश्न पूछेंगे तो उन्हें उत्सुकता रहेगी कि इसका उत्तर हमें बतलाना है, सर क्या पूछ सकते हैं,
तो ये प्रश्न पूछना जरूरी हो जाएगा। आगे, दबाव को कम करने के लिए एवं परीक्षाओं को सफलता के लिए आवश्यक है। दबाव को कम और परीक्षा को सफलता के लिए क्या? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, कम समय की जो परीक्षाओं उसमें अंतरण दे दें तो दबाव कम हो जाएगा और परीक्षा में व्यक्ति को समय मिलेगा तो तैयारी भी कर पाएगा। ठीक है ना। पहले नहीं है 12th में लोग कहते अरे भैया लगातार एग्जाम में गैप ही नहीं है, गैप मिल जाता तो बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे उसका उपयोग भी करते थे। तो यही है। आगे देखते हैं, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि क्या है? विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो जो अनुभव से सीखेगा वो और किसी से नहीं सीख सकता और प्रत्यक्षीकरण से। इसलिए आगे देखते हैं दोस्तों, टोटल 30 प्रश्न हम यहाँ पर लेंगे और उसके बाद आगे के आपके जो सब्जेक्ट हैं पर्यावरण आदि उन पर चर्चा करेंगे। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? जल्दी से बता दें तो आपको बता दें जो विद्यालय आधारित आकलन है वह बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक एवं अपनी शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। ठीक है, यही है। आगे आ गया महत्वपूर्ण प्रश्न, वाइगोट्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोट्स्की का सिद्धांत जल्दी से बता दीजिए, किस पर ज़्यादा महत्वपूर्ण बल देते हैं? तो सामाजिक जो उनका सिद्धांत है वो बच्चों को सीखने के लिए इस कारक पर, सामाजिक कारक पर सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया उनके सिद्धांत में। आगे, एक शिक्षिका, देखो कैसे प्रश्न बनेंगे। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए सामूहिक चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती। वो उत्तर नहीं देती, भी कहते आपस में आप चर्चा करो और उसी का प्रेरणा देती है। यह उपागम किसके सिद्धांत पर आधारित है? जल्दी से बता दीजिए। तो यह जो उपागम है ABCD कौन बताता है पहले? किसकी कितनी है तैयारी दोस्तों? बस पढ़ते रहना है हमें, तो और कुछ नहीं देखना है। एक लक्ष्य बना लो कि एक अच्छा टीचर हमें बन करके रहना है। तो आपको बता दें सक्रिय भागीदारिता पर क्या हो जाएगा? A, इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है? इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, वो आपकी बुद्धि देखना चाह रहा है बाल मनोविज्ञान के प्रति। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। तो क्या है, क्या दर्शा रहा है? यह लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शा रहा है कि आपने पहले ही से फिक्स कर दिया कि भैया केवल उनको मौका दिया जाएगा, इसलिए लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाएगा। आगे, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि क्या? ये मैंने देखा कई बार पूछ लिया, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य भैया कि व्यवस्था फेल हो गई, सब कुछ फेल हो गया, आपने ना अच्छे से पढ़ाया है, ना मैनेजमेंट है, ना उनका मूल्यांकन अच्छे से हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ कैसे होते हैं? अभी भी अपन वस्तुनिष्ठ पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो वस्तुनिष्ठ होते हैं सत्यासत, दो में से एक कुछ चुनो। ठीक है, ये वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आते हैं। लघुत्तरात्मक तो फिर भी एक शब्द में लिखने पड़ते हैं एक लाइन में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? जल्दी से ABC या D। प्रगतिशील शिक्षा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ठीक है, मतलब समय सारणी समय के अनुसार जैसा अपन को लगे आगे पीछे कर लें, ऐसी बैठने की व्यवस्था में लचीला, कठोरता नहीं होनी चाहिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? जल्दी से बता दीजिए। पियाजे की हमने बोला था संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाएं भी आप पढ़ लेना, क्योंकि इनमें से एक या दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको बता दें कि इसका उत्तर हो जाएगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ठीक है, आगे कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है? कोहल वर्ग कौन सा सिद्धांत दिया, क्या उन्होंने बताया? जल्दी से बता दीजिए भाई कमेंट में, कौन सही उत्तर देगा। तो आपको बता दें
कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके शिक्षक बच्चों को नैतिक मूल्य के बारे में बता सकता है, उस पे मुद्दों पर चर्चाएं करें नैतिकता की कक्षा में, ठीक है। ऐसे छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। तो कैसे, तो आपको बता दें कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे देखते हैं, कई बार उत्तर धोखे से दिख जाते हैं, आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताना है, पढ़ना है, समझना है। जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहली बार बच्चा विद्यालय आया है, आप एक शिक्षक हैं, चलिए आप बताइए आप क्या करेंगे। तो बच्चे की, ठीक है, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विषय विद्यालय भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए कि भाई उसकी योग्यता क्या है, क्या पढ़ाई की है, कितना कर सकता है, उस अनुसार उसको विद्यालय भेजना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या है। सबसे पहले समस्या के प्रति क्या करनी है, जागरूकता करनी है, तब समस्या का समाधान होगा। समस्या को जाने तो समस्या निकालना सीखे, ठीक है। आगे, मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है, जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें, बहुत महत्वपूर्ण है, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का क्या है, परिणाम है मानव व्यक्तित्व। चलें आगे बढ़ें, बताएं उत्तर क्या होगा भाई इसका। लीजिए थोड़ी बड़ी कर दे रहा है PDF। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि, किस बात का संकेत है, बच्चा कार्य करते हुए ऊब रहा है। कौन देगा पहले उत्तर और सही उत्तर। मतलब इसका मतलब है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, ठीक है। अब बार बार एक चीज होगी तो ऊबने लगेंगे, इसलिए वो चीज नहीं करनी। अब एक ही हम क्या करें कि जो 150 प्रश्नों का जो आपके लिए महाअभ्यास लाते हैं, बार बार वही प्रश्न लाएं तो आप कहोगे अब नहीं पढ़ना सर। इसलिए हम हर बार हर सब्जेक्ट के 30-30 नए प्रश्न ला रहे हैं कि आपकी भाई रुचि बनी रहे, ठीक है ना। ऐसे आगे, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है। सामाजिक, तो आपको बता दें कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, यही है सामाजिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। चलिए, विकास का सिद्धांत यही है कि भाई सभी का विकास दर समान नहीं होता, याद रखिएगा, सबका अलग अलग होता है विकास दर। ऊपर भी एक क्वेश्चन में ऐसा कुछ देख चुके हैं। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है। बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती, बच्चा रोने लगता, क्यों रो रहा है वह, बच्चे की कौन सी प्रवृत्ति है। तो ये बता दें कि यह जो है वह है संवेगात्मक दुश्चिंता। क्या कहलाएगी ये, संवेगात्मक दुश्चिंता। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गति किस में होगी, इन सब में से लिखने में होगी। आराम आराम से लिखते हैं तो सूक्ष्म गतिक, बाकी चढ़ना जल्दी जल्दी चढ़ जाते, फुदकना दौड़ना, ये सब तीव्र वाले हैं। आगे, किशोर खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं। किस चीज का अनुभव कर सकते हैं किशोर। 4 ऑप्शन में से आपको बिल्कुल सटीक चुनना है। तो आपको बता दें, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, इसका अनुभव किशोर लोग कर सकते हैं। किशोर अवस्था की विशेषताएं भी आप पढ़ लें। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं, जल्दी से बता दें। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं, वह अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वयं अपने निर्णय कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करिए। और ये 30 प्रश्न 20 है और 10 पहले 30 प्रश्न हमारे टोटल हो गए बाल विकास के। अब हम लेते हैं पर्यावरण के। ऐसे सारे सब्जेक्टों के सिलेबस के अनुसार लेंगे। तो चलिए, पर्यावरण के प्रश्नों में हम देखते हैं, क्रम से आप कमेंट में उत्तर बताइएगा। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला से क्या अभिप्राय, इनमें से किसके द्वारा
ऊर्जा का अंतरण होता है? जल्दी से ABC या D बता दें। तो आपको बता दें कि ऊर्जा का अंतरण एक जीव से दूसरे को होता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला से यही अभिप्राय है। बहुत महत्वपूर्ण पर्यावरण के प्रश्न है, इसमें लास्ट में पेडागोजी भी है और जो जैसे पूछे जाते हैं पूरे सिलेबस के अनुसार 30 प्रश्न रहेंगे। तो आप देखिएगा, इसके बाद आगे और अगले सब्जेक्ट पर चर्चा होगी। ऐसा रासायन जो कला और शिल्प में उपयोग किया जाता है किंतु रक्त अल्पता व ल्यूकेमिया नामक रोगों को उत्पन्न करता है। कला शिल्प में यूज तो किया जाता लेकिन इन रोगों को वह उत्पन्न कर देता है। तो वह कौन है? जल्दी से बता दीजिए कौन सा रासायन है? तो वह है, हाँ कई दोस्त बिल्कुल सही उत्तर बताते हैं, वह है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन। आगे, बायोगैस जिसको जैव गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिए हैं, पढ़ लें और बताइए कौन सा कथन सत्य है बायोगैस के संबंध में। तो आपको बता दें कि बायोमास जैव भार के किण्वन से उत्पन्न गैस है बायोगैस। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किसे पर्यावरणीय रेखा परीक्षण सम्मिलित नहीं किया जाता? जल्दी से उत्तर बता दें कमेंट में किसका पहले उत्तर आता है। तो आपको बता दें कि सरकारी एजेंसी की सुरक्षा को पर्यावरणीय लेखा परीक्षण में सम्मिलित नहीं किया जाता है। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन आ गया। भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य उत्तरदायी प्रदूषक है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, ये तो आपको रटा होना चाहिए। देखते हैं कौन सही उत्तर पहले देता है दोस्तों। और भी पहले बहुत से वीडियो हमारे पर्यावरण के अलग से अपलोड हो गए हैं, तो आप चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपको बता दें कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ये IMP है, इसलिए अच्छे से पढ़ना। मधुमेह डायबिटीज मेलाइटस से पीड़ित व्यक्ति को बार बार पानी रक्त में से किसे कम करने के लिए पीता है? बार बार पानी पीता है भैया मधुमेह का, डायबिटीज का व्यक्ति, तो रक्त में से किसे कम करने के लिए पीता है? जल्दी से बता दें। तो रक्त में से ग्लूकोज को कम करने के लिए, क्योंकि मधुमेह है इसलिए। ठीक है, मधुमेह जानते हैं कि नहीं भैया, इंग्लिश में शुगर। तालाब अथवा झीलों के जल सतह पर तेजी से बढ़ते फाइटोप्लैंक्टन द्वारा पूरी तरह से ढकने को किस रूप में जाना जाता है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, किस रूप में जाना जाता है? तो आपको बता दें कि तीव्रता से बढ़ते फाइटोप्लैंक्टन द्वारा तो तीव्रता उसमें यूट्रोफिकेशन, इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। ठीक है, नदी तालाब अथवा झील जैसे जलाशयों के जल को सतह पर पूरी तरह से शैवाल पृष्ठपतन द्वारा ढक लेते हैं, शैवाल ढक लेते हैं। ठीक है, और जिसे ही क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। निम्न में से कौन जैविक रूप में अपघटन योग्य है? जैविक रूप में अपघटन योग्य कौन है? तो आपको बता दें इन 4 में से चमड़े की बेल्ट जो है वह जैविक रूप में अपघटन योग्य है। ठोस अपशिष्ट को अभेद्य पदार्थों से आवरणीकृत करने के लिए किस नाम से जाना जाता है? ठोस अपशिष्ट पदार्थों को जल्दी से बता दें, आवरणीकृत करने के लिए किस नाम से जाना जाएगा? तो आपको बता दें उसको जाना जाएगा कैप्सूलीकरण। किसको? किस नाम से? कैप्सूलीकरण। आगे महत्वपूर्ण आ गया, सूची 1 एवं सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए विकल्पों को सही चुनिए। चलिए मिलान करना है, तो आपको बताना है कौन सी झील कहाँ पर है। ठीक है, ये झील दी हैं, आप जल्दी से इनको मिलान कीजिए कि कौन सी कहाँ पर स्थित है। देखते हैं उत्तर। पुलिकट झील आपको बता दें तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। याद कर लीजिएगा, इनमें से एक आध क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में। चिल्का झील, चिल्का झील जल्दी से कमेंट कर दें हमारे बताने से पहले। तो चिल्का झील आपको बता दें कि उड़ीसा में है। बुलर झील, ठीक है, बुलर झील जो है वह कहाँ पर है? कश्मीर में। और सावर झील कहाँ है? राजस्थान में। तो पुलिकेट झील हो गई तमिलनाडु, चिल्का झील हो गई उड़ीसा, बुलर झील हो गई कश्मीर और सावर झील हो गई राजस्थान। ये चारों आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा कि 3 1 4 2, जैसा हमने जोड़ी मिलाई। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे का भी, कई बार पूछा गया। चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से इनमें से किसकी कमी हो जाती है? चाय कॉफ़ी यदि ज़्यादा
सेवन करते हैं तो किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो आपको बता दें, चाय कॉफ़ी का यदि ज़्यादा आप सेवन करेंगे तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम की। आगे, विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति की जानकारी किस परीक्षण द्वारा की गई है? जल्दी से आप दो ही में से बता दें, इन दो में से उत्तर है। चलो इतना हमने बता दिया। अब कौन पहले सही उत्तर बताता है, ए या बी? तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का हर बार सही नहीं होता है, थोड़ा पढ़ाई भी जरूरी है। तो बता दें जल्दी से कि B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति की जानकारी किस परीक्षण के द्वारा होती? तो वह है बोरेक्स बीड परीक्षण। किसके द्वारा? बोरेक्स बीड परीक्षण। अगला है, दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक है। कई बार पूछा गया राजमार्ग से संबंधित प्रश्न। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है? तो उसकी संख्या है 2। ठीक है, दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। इसे ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं, याद रखिएगा, ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, और किसने इसका निर्माण करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। इससे संबंधित एक आई जाता है। ठीक है, दिल्ली से कोलकाता राजमार्ग 2 है जिसको ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों, यदि प्रश्न पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर जो गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? जल्दी से बता दें, क्या इसका प्रमुख कारण हो जाएगा? तो आपको बता दें, इसका जो प्रमुख कारण है उच्च आर्द्रता के साथ संबद्ध उच्च तापमान। ठीक है, आगे, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पर है? कई बार पूछा गया है, गिर वन कहाँ पर है, फेमस है? तो आपको बता दें, गुजरात में है। ठीक है, ठीक है, गिर वन कहाँ पर है? गुजरात में, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? कई बार पूछा गया प्रश्न है। पर्यावरण जो पढ़ रहे हैं उन्हें चिपको आंदोलन तो उन्हें पढ़ा होना ही चाहिए। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो चिपको आंदोलन है वह वन संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? वन संरक्षण। अनुकूलन के लिए वायु गुहा किसमें उपस्थित होते हैं? अनुकूलन के लिए वायु गुहा किसमें उपस्थित है? A, B, C या D? कौन देता है पहले उत्तर? तो आपको बता दें कि वह होते हैं जलीय पौधे। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? बॉडी में लौह तत्व की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो आपको बता दें कि लौह तत्व की कमी से होगा रक्त अल्पता, रक्त कम हो जाएगा, रक्त की कमी हो जाएगी। ठीक है, आगे, बेकरीज ईस्ट का प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है? बेकरीज ईस्ट का प्रयोग होता है बेकरी बनाने में। क्यों होता है? तो आपको बता दें कि यह ब्रेड को नरम और स्पंजी बनाता है। ठीक है, ब्रेड को नरम और स्पंजी बना देता है, इसलिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अध्ययन, ईस्ट मतलब शायद अंडे का जो पाउडर होता है उसको कहते हैं। अध्ययन के अनुसार आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली खदान में यूरेनियम का भंडार हो सकता है। कितना हो सकता है? जल्दी से बता दें कि कितना यूरेनियम का भंडार वहाँ पर हो सकता है। देखें कौन बताता है पहले, एक सेकेंड, चलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। देखें, हाँ जल्दी से बता दें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है 1.5 टन, मतलब 1.5 लाख टन। ठीक है, इतना हो सकता है यूरेनियम का। महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, संसार में भारत पहले स्थान पर है। किस चीज़ में भारत पहले स्थान पर है संसार में? किस किस को पता है भाई? जल्दी बोलो, A, B, C या D? तो वह हो जाएगा C, माइका के उत्पादन में। ठीक है दोस्तों, आगे वीडियो जरूर शेयर करिएगा जिससे और मित्र भी पढ़ सकें। सिडेरोसिस नामक बीमारी किसके सांस द्वारा अंतर्ग्रहण करने से होता है? सिडेरोसिस नामक बीमारी भैया किसके द्वारा सांस अंदर करने से होता है? जल्दी से बता दें। तो इसका हो जाएगा लोह कण। क्या हो जाएगा? लोह कण। आगे, विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? जल्दी से बता दें। तो 12, 6 है नहीं, हाँ ये आ गया। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का 1/6 भाग, इतने सदस्यों को राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत करते हैं। आगे, नीचे दिए गए आधारों में से राज्य किस आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत विभेद का प्रतिषेध नहीं करता है? कौन सा अनुच्छेद है विभेद का प्रतिषेध नहीं?
तो आपको बता दें कि जन्म, मूल वंश और जाति का प्रतिषेध करता है, केवल भाषा का जो है वह प्रतिषेध नहीं करता है, बाकी 3 का करता है। आगे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर खाली स्थान सूची का विषय है। भवन और भूमि पर कर कौन, आप लोग यदि देते होंगे घर वाले, तो किसको देते हैं? तो वह राज्य सरकार को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? राज्य सरकार को। राज्य का विषय है वो। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विधि का शासन के विपरीत है? 4 सिद्धांत दिए हैं, तो कौन विधि के शासन के विपरीत है? तो आपको बता दें कि इन 4 में से ABCD जल्दी से उत्तर दे दें तो हो जाएगा विशेषाधिकार और उन्मुक्ति का सिद्धांत। ठीक है। आगे, केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन है? जल्दी से बता। हाँ देखिए दोस्तों, कहाँ थे? ये देखे 27वां, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन है? जल्दी से बता दें, कौन है भैया सर्वोच्च सभी अधिकारियों में जो यहाँ पर दिए हैं? तो आपको बता दें कि कैबिनेट सचिव जो है वह केंद्र सरकार के सिविल अधिकारियों में सबसे ऊपर हो जाता है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कौन सा एक उदाहरण है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण बतलाना है तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है ग्राम सभा। ठीक है, सामने ही दिखता है वहाँ पर लोकतंत्र। ठीक है, मतदाताओं द्वारा ग्रामीण चुने जाते हैं, कोई एक सरपंच होता है, इस प्रकार से पंचायत का गठन होता है। तो ये एक उदाहरण है बहुत बड़ा। आगे, पेडागोजी संबंधित प्रश्न है पर्यावरण की। निम्नलिखित में से किसका संबंध विज्ञान शिक्षण व प्रकृति के निर्देशक तत्व से है? जल्दी से बता दीजिए। तो इन 2 में से तो है नहीं। हाँ, तो AB, हाँ AB में से नहीं है, C भी नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा D। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि तीनों हैं। जैसे क्या क्या है? तो पाठचर्या में ऐसे प्रयास शामिल होना चाहिए जिसका जुड़ाव दैनिक जीवन के अनुभव से हो। विज्ञान शिक्षण को कुछ खास मूल्यों के विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए, ये भी है। और विज्ञान पाठचर्या को प्रतिक्रिया से ज़्यादा जोड़ देना चाहिए। पर्यावरण का अंतिम प्रश्न, इसके बाद अगले विषय पर हम चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन यहाँ, 3 कथन दिए हैं, आपको बतलाना ही कौन सा सत्य है। तो पहले कथन है यहाँ पर कि वर्ष 1977 में ईश्वर भाई पटेल को अध्यक्षता में एक रिव्यू समिति की गठन की गई थी। बिल्कुल सही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1986 में आई, ये भी सही है। NCF वर्ष 1998 में आई, ये गलत है। ठीक है, तो A और B इसका क्या है गया? सही हो जाएगा। तो पहला इसका उत्तर ठीक है। तो इस प्रकार के पर्यावरण के 30 प्रश्न हो गए। आगे अगले सब्जेक्ट के आपके सिलेबस के अनुसार प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे चर्चा करने वाले हैं आपके सिलेबस के अनुसार। आपने भाषा 1 या भाषा 2 में हिंदी चुनी होगी, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस हिंदी के प्रश्नों को पूरा देखें, इसके बाद हम संस्कृत के प्रश्नों को देख लेंगे। इस प्रकार से क्रम चलेगा। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो पहले बता दें आपको सर्वनाम कौन है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो आज अव्यय है, घर भी नहीं है, सीमा रीमा ये तो नहीं। हाँ, मैं, ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया। तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं क्या है? सर्वनाम है। तो B उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे, विशेषण किस शब्द की विशेषता बतलाते हैं? किसकी विशेषता बतलाते? विशेषण तो आपने पढ़ लिए, तो आपको बता दें कि विशेषण जो है वह संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। किसकी बतलाते हैं? संज्ञा की। आगे, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? तो उसने ने आ गया, कर्ता कारक है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ऐसा आता ना, तो कर्ता ने, तो कर्ता कारक है। वह दिन भर पढ़ता रहता है। रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। दिन भर कैसा अव्यय है? अव्यय के भी कई भेद हैं। तो दिन भर किस प्रकार का अव्यय है? तो आपको बता दें कि दिन भर जो है वह इसमें कैसा हो जाएगा? निपात है। कैसा है? निपात अव्यय है। अव्यय के आप भेद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको पूरी सिलेबस के अनुसार हिंदी की विस्तार से तैयारी करनी है तो यूट्यूब पे आप सर्च करें टॉप 50 स्टडी, और हमारे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। उसकी प्लेलिस्ट में हिंदी की जा करके देख लें, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? कौन सा चिन्ह है? कई बार आपने वाक्यों में देखा होगा इस चिन्ह लगा हुआ,
तो ये क्या है, विस्मय बोधक चिन्ह है। ठीक है, विस्मय बोधक, जब कोई विस्मय की बात करते हैं तब ये चिन्ह लगाया जाता है। वाच्य कितने भेद होते हैं, सभी को पता है कि भाई वाच्य 3 प्रकार के हैं, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, आपको पहचानना है। तो आपको बता दें, तुर्की भाषा का इनमें से पैगंबर जो है वह तुर्की का नहीं है, बाकी बेगम, बारूद और चेचक ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं, कई बार हम बता चुके हैं, तो रट जाना चाहिए आपको कि यारा लावा जो है वह अंतस्थ व्यंजन है। अयोग वाय होते हैं अम अहा। ठीक है, उस व्यंजन सा सा साहा, स्पर्श का से लेकर के माँ तक कचट तक के 25 वर्ण सब स्पर्श कहलाते हैं, ऊष्म कहलाते हैं। सा सा साहा, अंतस्थ, यारा लावा, अयोग वाय, अमहा, ऐसे पूरे क्रम से हमने आपको याद करा दिए हैं। आगे, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन आपको बतलाना है इनमें से कौन सा है। तो ज्ञा है। ज्ञा किससे मिलकर के बना है, जा और या से मिलकर के क्या बना है, ज्ञा, याद रखिएगा, इसलिए कैसा है, संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग आपको बताना है दोस्तों, कौन सा शब्द है पुल्लिंग। तो आपको बता दें कि इसमें से पुल्लिंग है संचालक। ठीक है, दिव्या, भवदिया और साध्वी तो स्त्रीलिंग है। आगे, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। व्याकरण की अपेक्षा से काल का अर्थ पूछा है, वैसे तो काल के कई, व्याकरण में काल का अर्थ है समय। काल का अर्थ मृत्यु भी होता है, लेकिन व्याकरण की अपेक्षा में क्या होता है, समय। ठीक है, किसी शब्द के उच्चारण में इतना काल लगना चाहिए, काल मतलब समय, इस प्रकार से समझ सकते हैं। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। जागना का प्रेरणार्थक रूप क्या हो जाएगा। तो जागना स्वयं जाग रहा है, दूसरों को कर रहा है, तो क्या क्या हो जाएगा, जगाना। ए कुछ दोस्त बहुत अच्छे कमेंट में उत्तर देते हैं, सभी लोगों को कमेंट में उत्तर देना है। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, इस वाक्य में अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। कौन सा इसमें से अशुद्ध है, जल्दी से बतला दें। तो आपको बता दें, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, ये गलत लग रहा है, नहीं होता। ठीक है, नहीं होती है ये गलत है, बाकी सब सही है। तो नहीं होता है हो सकता है था सही, लेकिन इन्होंने किया तो डी मतलब गलत है। पयोधी शब्द का समानार्थी बताना है, मतलब एक प्रकार से पर्यायवाची बताने हैं आपको। पयोधी जल्दी से बता दें भाई दोस्तों। पयोधी, पयोधी का होता है समुद्र। ठीक है, समुद्र को क्या बोलते हैं, पयोधी। पय मतलब जल, उदधि पयोधी। ठीक है, तो समुद्र हो सकता है। दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए हैं, उचित का चयन कीजिए। अब देखना, विलोम अथ कई बार पूछा गया, अथ का, और बिल्कुल ऐसा रटा है कई दोस्तों को, तो आपको क्या बताऊं, जल्दी से बता दीजिए। अथ मतलब प्रारंभ, तो इति मतलब समाप्त, ऐसे इति हो जाएगा। तामसी, ठीक है, तामसी इसका बता दीजिए जल्दी से। तो एक तो होता है तामसिक प्रवृत्ति तामसी, और एक होता है सात्विक प्रवृत्ति, तो क्या हो जाएगा, सात्विक। तामसी का सात्विक। आगे, दुष्प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति मतलब बुरी प्रवृत्ति, तो इसका अब जल्दी से क्या हो जाएगा, दुष्प्रवृत्ति बुरी प्रवृत्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा सद्वृत्ति। बहुत सरल हैं दोस्तों, ऐसे कई वीडियो लाए हैं, कई आगे लाना है। बस आप वीडियो को लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी करते जाइए। बंधन, बंधन मतलब होता है बंधना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, विलोम शब्द जल्दी से बता दें। तो बंधन मतलब बंधना, और मोक्ष मतलब छूटना, मुक्ति। नश्वर, नश्वर का क्या हो जाएगा, विलोम। विलोम शब्द की ट्रिक भी हमने पढ़ाई है, तो आप चैनल पे जाकर वीडियो देख लें कैसे निकालते हैं विलोम, बहुत आसान हो जाएगा फिर आपके लिए। तो नश्वर का हो जाएगा जो है शाश्वत। ठीक है, नश्वर मतलब नष्ट होने वाला, शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला। आगे, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों के द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए।
ठीक है। अब ये रिक्त स्थान दिए, इसमें क्या सही शब्द होगा वो आपको चुनना है। भारत की खाली स्थान की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। किस चीज़ की? भारत की। अब देख, कई बार आपने सुना होगा नेताओं के मुख से, खासकर ये वर्ड आपने सुना है, तो भारत की अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। ठीक है, आगे। स्वभाव से देवतुल्य मनुष्य जमाने के छल प्रपंच के खाली स्थान होकर अपना देवत्व खो बैठते हैं। किसके मतलब छल प्रपंच के कारण? तो जल्दी से बता दें कि स्वभाव के देवतुल्य मनुष्य जमाने के छल प्रपंच के खाली स्थान होकर, क्या होकर के अपने देवत्व को खो बैठते हैं, तो उसके बसीभूत होकर, उसके बस में हो जाते हैं छल प्रपंच में, और अपने देवत्व, अपने अच्छे स्वभाव को खो बैठते हैं। आंचलिक उपन्यास के रूप में खाली स्थान प्रसिद्ध हुआ। आंचलिक उपन्यास सबसे बहुत बड़ा फेमस उपन्यास है। कौन सा है? आंचलिक उपन्यास। तो आपको बता दें कि आंचलिक उपन्यास के रूप में फेमस हुआ है मेला आंचल। अब एक प्रश्न में आपको कमेंट में लिखने के लिए देता हूं कि मेला आंचल किसकी रचना है। आप बताइए, देखते हैं कितने मित्र कमेंट में सही बताते हैं। नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में फिर मैं आपको बतला दूंगा। ठीक है, आगे। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति खाली स्थान होता है, क्या होते हैं? आपका एक लक्ष्य है कि हमें अच्छी नौकरी चाहिए, एक सरकारी जॉब चाहिए है, तो आप उसके प्रति क्या हैं, ऐसे लगा लिया करें आप बिल्कुल हिंदी, क्योंकि हमारी डेली बोलने वाली भाषा है हिंदी को, हम प्रतिदिन हिंदी ही बोलते हैं, हमारी मातृभाषा में, राष्ट्रभाषा के रूप में है। तो आपको, मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदी में कठिनाई होनी चाहिए, बस आपको पते होते हुए भी आप नहीं समझ पाते कि हमें पता था इसका उत्तर ये है। तो आप अपने लक्ष्य के प्रति क्या है? समर्पित। ठीक है, इस प्रकार से होता है, आसानी से बनेगा दोस्तों। और हमारे जो आप हमें एक प्रकार से टेस्ट सीरीज आपकी समझ लें, ये जो प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं आप लगा लें पूरे, तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, व्याकरण की कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। व्याकरण, काव्य शास्त्र, हिंदी भाषा, बोलियाँ, सब की तैयारी हो जाएगी इसमें। मामा जी के हाथ में मानो खालिस्तान का खजाना लग गया था। किस चीज़ का खजाना लग गया था? ठीक है, खजाना किस चीज़ का होता है? किस चीज़ का खजाना सबसे ज़्यादा फेमस होता है? तो कुबेर का खजाना। ठीक है, क्या कहते हैं? कुबेर का खजाना। पर नहीं बोलते भाई तुम्हें किसी के कुबेर का खजाना हाथ लग गया का, जो इतने प्रसन्न दिख रहे हो? तो कुबेर का खजाना। आगे देखें। देखी सुदामा दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। कई बार पूछी गई पंक्ति है कि इसमें कौन सा रस है? तो सुदामा की दीन दशा को देख करके जो करुणा निधि हैं, कौन? श्री कृष्ण, वो करुणा करके रो गए। आपने वो दृश्य देखा होगा, सुना होगा टीवियों में, जब सुदामा मिलने जाते हैं श्री कृष्ण जी से, तो वो ही है। तो अब इसमें कौन सा अलंकार की, जहाँ पर करुणा की जा रही है, करुणा आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पर करुण रस हो जाएगा। सीधी सी बात है, कौन सा रस हो जाएगा दोस्तों? संस्कृत के 30 उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट में आपको भी उत्तर बताना है। चलिए पहले देखें। व्यक्तावाची वर्णा एसाम ता एमे व्यक्तवाचः। भाषा की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? जल्दी से कमेंट में बताएं। तो इसका जो उत्तर है वह हो जाएगा पतंजलि। किसने दी है? पतंजलि ने दी है यह परिभाषा। आगे देखें। अनुस्वार का क्या अर्थ है? ठीक है, संस्कृत में अनुस्वार का आपको अर्थ बताना है कि अनुस्वार से क्या मतलब है। तो अनुस्वार बोलते हैं जो स्वर के बाद आते हैं, ठीक है, उनको अनुस्वार। जैसे अम क्या है? अनुस्वार है। ठीक है, ऊपर जो बिंदी होती है ना, वह अनुस्वार कहलाता है। तो यह स्वर के बाद आते हैं। ठीक है, ये उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे स्पीड से उत्तर बताना है, कमेंट खोल करके रखें हमारे बताने से पहले। और संस्कृत के बहुत से वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी पर अपलोड हो चुके हैं। प्ले लिस्ट में जा करके आपकी भाषा 1, भाषा 2 में आपने संस्कृत किसी में भी ली हो तो पूरे संधि, समास, प्रत्यय, गद्य, पद्य सब बिल्कुल ट्रिक के साथ सरल भाषा में समझाए गए हैं। अनेनैव शब्द का संधि विक्षित हो जाएगा। संधि की हमने ऊपर ट्रिक आपको पहले ही बता दी है कि ऊपर जब 2 मात्राएं दिखें तो हमें कौन सी संधि लगानी है? वृद्धि स्वर संधि आपको लगानी है। तो अब उस हिसाब से आप संधि विक्षित कर सकते हैं कि आ के बाद ए आए तो उसका आई हो जाएगा। तो क्या इसका संधि विक्षित हो जाएगा? अनेन धन एब। तो आ के बाद ए आ रहा है तो ए को क्या हो जाएगा? ऐब हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखो सी उत्तर ठीक है।
देवाय नमः, यहाँ पर देवता शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो आपको बता दें कि नमः शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हमेशा होता है, याद रखिएगा। जैसे देवाय नमः, जिनाय नमः, शिवाय नमः, ऐसे अपन बोलते ना, तो चतुर्थी विभक्ति, बी उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। आगे, 3 संख्या का नपुंसक लिंग में शब्द क्या होगा? नपुंसक लिंग में आपको बताना है 3 के लिए क्या बोलेंगे, जल्दी से बता दीजिए। नपुंसक लिंग में 3 के लिए क्या बोलेंगे? तो नपुंसक लिंग में देखो 3 होता है, त्रिस्त्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिस्त्रा। यहाँ पर गलत दिया है, उसको सुधार लीजिएगा। आगे, चौथा शब्द का स्त्रीलिंग में क्रमवाची रूप क्या होगा? चौथा तो चतुर्थी, चौथा को क्या बोलेंगे? चतुर्थी। सीधे ही हम संख्याएं पढ़ा चुके हैं, तो आप वो देख सकते हैं वीडियो चैनल पे जाके। सरिता शब्द में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? सरिता शब्द में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? तो आपको बता दें कि जो सरिता शब्द है इसमें पंचमी षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, पंचमी में भी सरिता बनता है, षष्ठी में भी सरिता, सरित शब्द का बन जाएगा। आगे देखते हैं, किसी एक संज्ञा शब्द के सभी विभक्ति एवं सभी वचनों में कितने पद बनते हैं? पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको कठिन नहीं होना चाहिए। तो आपको बता दें, संबोधन को मिला लें तो फिर 24 बन जाते हैं। ठीक है, 8 3 24, और संबोधन नहीं मिलाएं तो फिर 21 बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 24 आप उत्तर लगा सकते हैं। वैसे पाश्यति क्रियापद में कौन सी धातु है? कई बार पूछा गया है पाश्यति में कौन सी धातु है, जल्दी से आप बता दीजिए। तो आपको बता दें, पाश्यति में पा धातु से लिट लकार में पाश्यति बनता है। किस में बनता है? लिट लकार, भविष्य काल में जो होता है ना, पाश्यति बन जाता है। आगे, बी उपसर्ग है, भज धातु है, लिप प्रत्यय है, कौन सा रूप बनेगा? जल्दी से बता दें, प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है, तो आपको बता दें इसका बन जाएगा विभज्य। क्या बन जाएगा? विभज्य। बंधु शब्द में तो प्रत्यय जोड़ने पर रूप बनता है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें बंधुत्वम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बंधुत्वम। साधु शब्द में गीस प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है? साधु में गीस जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा साहब? तो साधु में गीस जोड़ने से साध्वी बनता है। ठीक है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई? पंजाबी भाषा को बताना है कि किस लिपि में लिखी गई है। तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, ठीक है, तो पंजाबी किस में है? गुरुमुखी लिपि में। संस्कृत किस में है? देवनागरी में, याद रखिएगा। आगे, वर्गों के नाम किस वर्ण के आधार पर रखे जाते हैं? किसी वर्ग का नाम रखा जाता है ना, तो किस वर्ग के आधार पर रखा जाता है? बहुत सरल उत्तर है, जल्दी से बता दें। तो आपका हो जाएगा प्रथम। जैसे कचट तब बोलते हैं ना, का वर्ग, फिर चा वर्ग, टा, त, प, पहले वर्ग के नाम पर रखेगा कचट तब। आगे, गई धन अका में संधि है, तो हमने बताया था कि 3 अक्षर का जहाँ पर है कोई मात्राएं ना हो, वहाँ अयादि संधि होती है। आई को हो जाता है आय, तो गई को हो जाए गाय, और अका जोड़ेंगे तो गाय का बन जाएगा। ठीक है, अयादि स्वर संधि, सब ट्रिक हम बता चुके हैं। चैनल पर वीडियो संधि का अपलोड है, जहाँ पर टेट वर्ग 3 भाषा 1-2 नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें जाइएगा। संधि मिलेंगे, समास मिलेंगे, उपसर्ग प्रत्यय, लिंग वचन कारक, सब सरल भाषा में ट्रिक के साथ मिल जाएंगे। मुछ मतलब होता है छोड़ना। धातु के योग में कौन सी विभक्ति है? मुच धातु के योग में विभक्ति आपको बतलानी है, जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें कि मुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 का संस्कृत में क्या हो जाएगा? 20 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? तो आपको बता दें 20 को बोलते हैं विंशति, मतलब 20। 19वें का क्रम का पुल्लिंग में संस्कृत किमवाची रूप होगा। 19 को क्या बोलेंगे? पुल्लिंग में बताना है। 19 को बोलेंगे एकोन त्रिंशत्तम। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। चंद्रमसी शब्द में कौन सी विभक्ति व वचन है? चंद्रमसी में आपको बताना है, तो आपको बता दें कि चंद्रमसी में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। स्पीड से ले रहे हैं अब। सर्वस्या शब्द रूप पद के कौन सी विभक्ति? सर्वस्या में, तो आपको बता दें कि सर्वस्या में जो है तो षष्ठी भी है यहाँ पर,
और पंचमी भी है। ठीक है, इस प्रकार से 2 विभक्तियाँ यहाँ पर हो जाएंगी। ए और बी दोनों, डी उत्तर हो जाएगा। जिघ्रति क्रियापद में कौन सी धातु है? जिघ्रति में, जिघ्र धातु होती है सूंघने के अर्थ में, तो जिघ्रति में आपको बता दें घ्रा धातु है। मूल धातु कौन सी है? घ्रा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाएगा? जिघ्रति बन जाएगा। क्री धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ने पर बनता है, कई बार पूछा गया है, क्री धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनता है करणीया। क्या बनता है? करणीया। स्पीड आपको रखनी है तेज, हमसे ज़्यादा। प्रश्न देखें और खटाक से उत्तर दे दें। आप लोग होशियार हो गए हैं, अब इतने वीडियो आपने पढ़ लिए हमारे, 150 प्रश्नों के अभी और वीडियो आने हैं। तो वैसे अधिकतर मित्रों ने सब्सक्राइब कर लिया हो, आप देख लें। यदि आपने ना किया हो तो जुड़ जाएं, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आगे के वीडियो आपको मिलते रहें। पिछले वीडियो देखने के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती 150 प्रश्न वाली हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको देख लें। वो आगे शेयर जरूर करें दोस्तों उस प्लेलिस्ट को, इस वीडियो को, जिससे और भी लोग पढ़ सकें, उनको भी लाभ हो सके। दुर्जनता प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय है। दुर्जनता में आप बता दें तो दुर्जन शब्द में तल प्रत्यय बनने से क्या बनता है? दुर्जनता, बी हो जाएगा। तपस्विन में गीप प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा, क्या बनेगा? तो तपस्विन में गीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्त्रीलिंग गीप प्रत्यय होता है, तपस्विनी बन जाएगा। आगे ये फिर से दोबारा आ गया, व्यक्तिवाची वर्णा एसाम ताय में व्यक्तिवाचा निम्न में कौन सी परिभाषा, यह परिभाषा किसकी है? अभी आया था कि किसने कही, अब यह परिभाषा है किसकी? भाषा की है, व्याकरण की, लिपि की या वर्ण की? ए आ गया है। ठीक है, तो पतंजलि ने दी है परिभाषा, लेकिन किस चीज़ की दी आपको बताना, तो ये भाषा की परिभाषा दी है। ठीक है, आगे अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? जल्दी से बता दें तो आपको बता दें, या, वा, रा और ला, ये 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं। तो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी संख्या। दोस्तों अभी तक भी वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर देना, आगे शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तेस्वेव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तेस्वेव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो आपको बता दें तेस्वेव शब्द का हो जाएगा संधि विच्छेद तेसु धन एव, ऊ के बाद ए आ रहा है तो क्या हो जाएगा? तेस्वेव। तेस्वैव होना चाहिए, आई की मात्रा यहाँ पर ठीक हो जाएगी ऐसे। साधु और असाधु शब्द के योग में कौन सी विभक्ति आती है? वेरी वेरी IMP, कई बार पूछा गया है। ठीक है, साधु असाधु के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तो साधु और असाधु शब्द के योग में आपको बता दें कि सप्तमी विभक्ति आती है। ठीक है, आगे देखते हैं महत्वपूर्ण, कौन सा शब्द संख्या शब्द सदा एक वचन में रहता है? कौन सा संख्या शब्द सदा एक वचन में रहता है? तो भैया कौन सा रहेगा? आप अपने मन से लगा सकते हैं कि एक ही रहेगा। अगला प्रश्न देखें, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न ये हैं। और आपको एक बात बताएं, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर हमें 150 प्रश्न वाले आपके अभ्यास प्रश्न पत्र खरीदना है, सर कहाँ से मिलेंगे? तो आपको बता दें कि ये फ्री हैं, हमारे चैनल पर ही अपलोड होंगे और आपसे कोई पैसे इसके नहीं लिए जाएंगे। बस आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, पिछले वीडियो देख लें और आगे की वीडियो देखते जाएं। इसके कोई अभी चार्ज नहीं रखा गया है। हमारी कोशिश यही है कि आपको यहाँ पर लेकर के आएँ। बस आप कमेंट करें आपको कैसा लग रहा है और ये बताएं आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और नाम और अपना स्थान जरूर लिखें, जिससे पता चले कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हैं। और आप बस तैयारी करते जाएं, इसको आगे शेयर करें, यही हमारी फीस है। वे शब्द जिनसे वस्तुओं के क्रम का पता चलता है क्या कहलाते हैं? जिनसे वस्तुओं के क्रम का पता चलेगा भाई वो शब्द क्या कहलाएंगे? जल्दी से बता दें तो भाई कहलाएंगे क्रमवाची शब्द। ठीक है, इस प्रकार से हम आप तक लेकर के आए हैं, आगे और भी वीडियो लेकर के आना है। चलिए आगे देखते हैं, अगले विषय पर हम चर्चा कर लेते हैं गणित पर। ठीक है, गणित बचा है उस पर और चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे हम चर्चा करने वाले हैं आपके गणित विषय पर। ठीक है, तो गणित विषय के प्रश्न देखते हैं, पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है और आप तो चैनल से जुड़ ही गए होंगे। आगे देखते हैं, किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है? कौन सी विधि निर्धारित करती है? वेरी वेरी IMP है, जल्दी से बता दें। पेडागोजी का प्रश्न है तो आपको बता दें कि वह विधि जो है वह कौन सी विधि है। जल्दी से कमेंट में आपको उत्तर बताना है, हम आपको दिखाएं उससे पहले आपको उत्तर बता देना है। तो वह है इकाई योजना विधि। कौन सी है? इकाई योजना विधि। आगे बढ़ते हैं।
आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष इनमें से कौन सा है? तो आपको बता दें कि आगमन विधि का जो प्रमुख दोष हो जाएगा, ABCD जल्दी बताएं। ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। इस विषय में क्या होता है? ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? संश्लेषण विधि के संबंध में तो आपको बता दें कि इसमें जो तथ्य है वह है विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये इसका तथ्य गलत है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान है? महत्वपूर्ण है। तर्क प्रधान विधि बताना है तो आपको बता दें कि जो विश्लेषण विधि है वह तर्क प्रधान विधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालकों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सिद्धांत लागू होता है, किस पर होता है? बताना कम से कम है, उन्हें प्रेरणा ज़्यादा देनी है कि वो स्वयं सोचें। यह है ह्यूमरिस्टिक विधि। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्रायोजना विधि का नहीं है? 4 सिद्धांत दिए हैं, कौन सा प्रायोजना विधि का सिद्धांत आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, कमेंट में सही उत्तर कौन देता है तो आपको बता दें कि मूल्यांकन जो है प्रायोजना विधि का सिद्धांत नहीं, बाकी क्रियाशीलता, वास्तविकता, उपयोगिता सिद्धांत हैं। अगला, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नांकित के कारण किया जाता है। किसके कारण गणित शिक्षण पाठ्य पुस्तक का? प्रायोगिक कार्यों हेतु, प्रस्तावना हेतु, उदाहरण चित्रों हेतु। ठीक है, उपर्युक्त सभी ठीक हो जाएगा। आगे, जिस विधि से पहले उदाहरण बाद में नियम आए, पहले उदाहरण और बाद में नियम आते हैं, कौन सी विधि है? तो वह है, आपको बता दें, बिल्कुल रट होना चाहिए, आगमन विधि। निगमन में नी पहले आता है तो नियम भी इसमें पहले आता है। आगमन में पहले उदाहरण आता है, बाद में नियम आता है। हम बता चुके हैं, समझा भी चुके हैं। हमारी जो प्लेलिस्ट है गणित अभ्यास प्रश्न पत्र एवं पेडागोजी कक्षाएं, वो आप देख लीजिए, लगभग 20 अभ्यास प्रश्न पत्र उसमें हैं। आप उनको लगा लेंगे तो वो कोई, यहाँ हम पेडागोजी के क्वेश्चन ले लेते हैं उसमें, क्योंकि फिर एक एक अभ्यास को करने में समय लगता है, इसलिए आप हमारे जो 20 अभ्यास प्रश्न पत्र अपलोड हैं प्ले लिस्ट में जाकर के मैथ के देख लीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं। तो किससे संबंध रखती हैं? तो वह मूलभूत क्रियाओं से संबंध रखती हैं। आगे, रेखा गणितीय आकृति के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्य होता है। रेखा गणितीय आकृति का शिक्षण कर रहे तो प्राप्त उद्देश्य सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा कौशलात्मक। ठीक है, स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए उत्तर लिखने की, ABCD ही लिखना है केवल आपको। वह विधि जो देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित है। वेरी वेरी, आइए देखो सुनो समझो, कौन सी विधि? तो वह हो जाएगी प्रदर्शन विधि। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों का श्रेय किसे जाता है? क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों का श्रेय किसे जाएगा? 4 में से बताना है तो आपको बता दें कि वह जाएगा सिम्पसन को। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, हर सब्जेक्ट के प्रश्न बिल्कुल छांट करके लाए हैं। पिछले आपने 100 प्रश्न 50 प्रश्न के वीडियो ना देखें, प्ले लिस्ट में देखें, और आगे के आपको मिलते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी दबा लीजिए। हर सब्जेक्ट के वीडियो मिलेंगे। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को सर्वाधिक जो योगदान है वह दिया है ब्लूम ने। किसने दिया है? ब्लूम ने। आगे, ब्लूम, करथवाल तथा मसीहा ने मिलकर किस शिक्षण उद्देश्य पर सर्वाधिक कार्य किया? तो आपका बता दें, उन्होंने जिस पर काम किया था वह था भावनात्मक उद्देश्य। आगे है, टैक्सोनोमी शब्द का अर्थ क्या है? तो वह अर्थ जो है वह है क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना जाता है? ज्ञानात्मक पक्ष से पूछ रहे हैं कि सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना जाएगा? तो सबसे उच्च उद्देश्य है मूल्यांकन। बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से
जुड़ी हो सकती है। स्वाभाविकरण की प्रक्रिया किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है? वीडियो को आगे शेयर दोस्तों जरूर करना है। इतना ही बस आपका काम है, आगे लोगों तक पहुंचाएं और हम इसी तरह आगे ही वीडियो लाते रहें 150 प्रश्नों के। ठीक है, अभी पेडागोजी के ले रहे हैं, इसके बाद आपके सभी सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि बालक के स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी होती है? तो वह प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी होती है। अरे इसका उत्तर दिख गया आपको। ब्लूम ने किस आधार पर अधिगम के उद्देश्य निर्धारित किए हैं? ब्लूम ने किस आधार पर किए हैं? तो वह किए हैं व्यवहार परिवर्तन के आधार पर। आगे, साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं? फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होंगे साधारणतः? तो आपको बता दें फ्रेम होते हैं 20 से 30। अगला, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण सामग्री क्या होनी चाहिए? त्रिभुज बना रहे हैं तो आवश्यक उपकरण की सामग्री क्या होनी चाहिए? जल्दी से बता दीजिए। त्रिभुज के निर्माण में तो आपको बता दें कि त्रिभुज के निर्माण में जो आवश्यक सामग्री हो जाएगी भाई, कंपास तो है ही, पैमाना भी है, पेंसिल भी है। तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। इन तीनों की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, लाइक ना किया हो तो कर दें, शेयर आगे जरूर करें। और ऐसे ही 150 प्रश्न, ये तो 20 ले आ पाए, अगली बार हम 30 प्रश्न ले आएंगे, कोशिश करेंगे 10 आपके ये पेडागोजी ले रहे हैं तो 15-15 प्रश्न आए, तो सब प्रकार के आएंगे। कई लोग बोल रहे हैं सर अंग्रेजी के भी लाएं, अंग्रेजी के भी 150 प्रश्न के वीडियो आ जाएंगे जिसमें 30 नंबर की हम अंग्रेजी ले लेंगे, तो उन लोगों को भी हो जाएगा। सब प्रकार के आपको इस चैनल पर वीडियो मिलेंगे। आपकी पूरी तैयारी सिलेबस के अनुसार कराई जा रही है और आगे भी कराते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएं और अगले वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे दोस्तों। जय हिंद।